अस्सलाम वालेकुम। हेल्थ अवेयरनेस में हमने बहुत सारी बीमारियों के बारे में हम बता चुके हुए हैं और इसमें बहुत अच्छा रिस्पांस लोगों का आ भी रहा है। एक बहुत कॉमन इशू जिसके बारे में हम थोड़ा सा पहले भी बता चुके हैं, लेकिन अब मेन इसके ट्रीटमेंट के बारे में और कॉम्प्लिकेशंस के बारे में हम जिक्र करेंगे, और वो है कब्ज़, कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन के बारे में हम पहले बता चुके हैं, जैसे कि कब्ज़ होती क्या है। गलत और आम लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। पेट का कोई भी मसला, पेट में दर्द, मरोड़, दबाव रहना, पेट फूला रहना, लोग इसको भी कब्ज़ में शुमार करते हैं। कब्ज़ ऐसा हरगिज़ नहीं है। अंतड़ियों की हरकत जो है वो स्लो हो जाती है, पखाने की जो मूवमेंट है वो कम हो जाती है। हफ्ते में जो असल डेफिनेशन है इसकी वो ये है कि हफ्ते में 3 बार से कम टॉयलेट आए, या आपको वॉशरूम में 10 मिनट से ज़्यादा का टाइम लगता है। स्टूल पास करने में इतना हार्ड होता है कि आपको पास करने में मुश्किल होती है, तो इसको कब्ज़ का नाम दिया जाता है। कब्ज़ की बहुत सारी वजूहात के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो ये है कि पानी का इंटेक बहुत कम हो, फ़ाइबर, बहुत सारी डाइट्स जिसमें फ़ाइबर होता है, जैसे फल, सब्ज़ियाँ, चक्की वाला आटा, इन चीज़ों में फ़ाइबर बहुत ज़्यादा होता है। इनका इस्तेमाल अगर कम कर दिया जाए, अगर सिर्फ गोश्त के ऊपर, फ़ास्ट फूड के ऊपर गुजारा किया जाए, तो ये भी कब्ज़ का बायस बनती है। दूसरी चीज़, फ़िज़िकल एक्टिविटी का बहुत ज़्यादा कम होना। ये भी एक रीज़न है कि हमारी जो मूवमेंट है अंतड़ियों की और जिस्म की, खून की जो सप्लाई है वो भी मुतासर होती है इन चीज़ों से। तो जितनी कम एक्टिविटी होगी उसमें भी कब्ज़ रहने के चांसेस होंगे। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिसमें कब्ज़ होती है, जैसे कि डायबिटीज़ सबसे अहम जो है उसमें। अंतड़ियों की कुछ बीमारियां ऐसी, उसमें भी कब्ज़ हो सकती है। और कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जिनके इस्तेमाल से जो है वो कब्ज़ का एहतमाल रहता है, जैसे कि मैदा ठीक करने के लिए बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं। इसमें सिरप इस्तेमाल किए जाते हैं, एंटासिड्स होते हैं, उसमें एलुमिनियम और मैग्नीशियम कॉम्बिनेशंस होते हैं, वो भी कब्ज़ करवाते हैं। तो खुराक का एक तो इस्तेमाल इस तरह की कि जिसमें फ़ाइबर कम हो, जैसे कि मैं बता चुका हूँ, गोश्त, फ़ास्ट फूड। और इसके अलावा एक अहम चीज़ जैसे कि खुराक में सीक्वेंस जो है वो ठीक ना होना। जब भूख लगे सिर्फ उस वक्त खाना, मतलब कुछ लोग ड्यूटी पे होते हैं, वो सुबह का टाइम खाते हैं, या कि जब दिल किया जब भी कुछ ना कुछ खा लिया, ऐसा नहीं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना। खाने का एक टाइम मुकर्रर करें, उस टाइम पे रोज़ाना खाएं। और कब्ज़ को रोकने के लिए जो अहम चीज़ बताई जाती है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में, वो ये है कि अपना दिन का एक टाइम मुकर्रर करें जिसमें आपने टॉयलेट बैठना है लाजमी। और वो आइडियल टाइम स्टूल पास करने का वैसे नाश्ते के 15 से 20 मिनट के बाद या आधे घंटे तक होता है कि उसमें स्टूल पास कर लिया जाए, तो ये हेल्दी गट की जो है वो निशानी होती है। तो एक तो ये चीज़ होगी। दूसरा, टॉयलेट की जो आपने जहाँ बैठना है उसके लिए जो स्क्वेटिंग पोजीशन होती है, जैसे कि फ्लश का इस्तेमाल हमारे किया जाता है आम घरों में, तो वो आइडियल पोजीशन होती है। कमोड का इस्तेमाल आजकल बहुत ज़्यादा है, तो वो एक आइडियल पोजीशन नहीं है, लेकिन उसके लिए ये कि कमोड के आगे थोड़ा छोटा सा स्टूल रख लिया जाए, पाँव थोड़े से एलिवेट हों, तो एंगल थोड़ा सा बने, उसमें भी ये पोजीशन जो है वो ठीक होती है स्टूल पास करने के लिए। उसके बाद कुछ इसका जो तरीका इलाज है, उसमें सबसे पहले डाइट के बारे में मैं बता चुका हूँ आपको, डाइट में क्या क्या चीज़ें करनी है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में आपको बता चुका हूँ कि पानी का इंटेक ज़्यादा करें, अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी रखें, खाने का टाइम फ़िक्स करें। ये चीज़ें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में आती हैं। इनको बेहतर करते जाएंगे तो कब्ज़ वाला जो है वो एलिमेंट वो ठीक होता जाएगा। इसके अलावा अगर इन चीज़ों से भी, डाइट और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से भी कब्ज़ ठीक नहीं हो रही, स्टूल हार्ड आता जा रहा है और ये सारे मसाइल जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, तो फिर अद्वियात की तरफ आते हैं। अद्वियात में कब्ज़ कुशा अद्वियात, जिनको लेग्जेटिव्स भी कहते हैं, सिरप फॉर्म में ओवर द काउंटर हमारे फार्मेसीज़ में मिल जाती हैं, हम नाम लेते हैं और वो मिल जाती हैं। तो सबसे कॉमन और सबसे इफ़ेक्टिव जो चीज़ है वो लैक्टोलोज़ सिरप फॉर्म में आता है। ये जिगर के मरीज़ों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है और आम लोगों के लिए भी जो है ये बड़ा अच्छा है। इसके अलावा कुछ स्टूल सॉफ्टनर्स होते हैं, इंटेस्टाइन की मूवमेंट को तेज़ करने के लिए कुछ फार्मूलेशंस होती हैं, और कुछ ऐसी होती हैं कि जो इंटेस्टाइन से पानी का अखराज ल्यूमन के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर कर देती हैं। इससे स्टूल सॉफ्ट हो जाता है, मूवमेंट अच्छी हो जाती है, तो इससे भी पखाने का अखराज जो है हो सकता है। क्रेमाफिन एक आम एक सिरप है जो इस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन सबसे इफेक्टिव जो है वो जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, लैक्टोलोज़ की जो प्रिपरेशंस हैं सिरप फॉर्म में वो इफ़ेक्टिव होती हैं। इन चीज़ों से भी अगर फ़र्क ना पड़े तो फिर हमें सपोजिटरीज़, जिसको बत्तियाँ भी कहते हैं, कि वो रखनी पड़ती हैं पखाने वाली जगह में, या फिर एनेमा करना पड़ता है। तो ये फिर आखिरी हल हैं इस चीज़ के, जिस कब्ज़ का इलाज किया जाता है। मज़ीद कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें कि आपको डॉक्टर से लाजमी रुजू करना चाहिए,
और वो किसी बीमारी की इंडिकेशन होती हैं, इस सूरत हाल में लाजमी डॉक्टर से रिजू करें ताकि आपका फ़र्दर जो टेस्ट हैं वो किए जाएँ। जैसे कि कोलोनोस्कोपी एक टेस्ट है, स्टूल का पखाने का अपना एक टेस्ट होता है। और इन बीमारियों में या इन जो अलामात हैं, इसमें सबसे पहले कि अगर आपका वज़न कम हो रहा है और आपको कब्ज़ है, आपकी उम्र 55 साल से ज़्यादा है और आपको बहुत पुरानी कब्ज़ है, तो फिर भी इसके लिए अपने मोहल्लत से करीबी सर्जन से या गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से लाजमी रब्ता करें। आपको खून की कमी हो रही है, अगर पखाने में खून आ रहा है और ये वाले अवामिल लग रहे हैं, तो ये इंडिकेट करते हैं कि अंदर इंटेस्टाइन की, लार्ज इंटेस्टाइन की जो बड़ी आंत है उसकी, या जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी कोई ना कोई मसला, कोई ना कोई बीमारी चल रही है। तो अपने डॉक्टर से लाजमी रिजू करें ताकि जो भी मसला है वो टाइम पे काबू पा लिया जाए। और कैंसर के बारे में बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि क्या कब्ज़ कैंसर भी करती है। जितनी ज़्यादा देर स्टूल जो है वो इंटेस्टाइन में पड़ा रहेगा, पखाना जो है वो पड़ा रहेगा, तो उसके जो टॉक्सिक एजेंट्स हैं वो जज़ब होने के इंटेस्टाइन में चांसेस ज़्यादा होते हैं, और वो जो अपना मिकोज़ा नॉर्मल जो लेयर होती है इंटेस्टाइन के अंदर, उसको भी डैमेज करने का जो है वो एहतमाल होता है इससे। तो ये फ़र्दर इस पे रिसर्च भी की जा रही है कि क्या कब्ज़ या हार्ड स्टूल जो है वो ज़्यादा देर अगर रिटेन रहे इंटेस्टाइन में, तो क्या वो कैंसर को काज कर सकता है। तो फ़िलहाल ऐसा कोई एविडेंस तो नहीं है, लेकिन इस पर रिसर्चेस जो है वो जा रही हैं, और ये मज़ीद ख़राबी जो है कब्ज़ इसमें कर सकती है। कब्ज़ की कॉम्प्लिकेशन के बारे में मैं अब आना चाहूँगा। कॉम्प्लिकेशन में सबसे कॉमन जो है वो है हेमरॉइड्स, पाइल्स। उसमें ये होता है कि जितना ज़्यादा ज़ोर लगाया जाता है, तो जो रगें हैं हमारे पखाने वाली जगह के रास्ते की, वो फूलना शुरू हो जाती हैं, उस पर ज़ोर लगता है। जितना ज़्यादा देर तक फूली रहेंगी, जितना ज़्यादा ज़ोर लगाया जाएगा, जितनी ज़्यादा स्ट्रेन होगी, उतना पाइल्स जो है, हेमरॉइड्स जो हैं, वो डेवलप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो एक तो ये चीज़ है। पाइल्स के फिर आगे ग्रेड्स होते हैं, उसके हिसाब से उसको ट्रीट किया जाता है। अमूमन पहले यही है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करके और डाइट के ज़रिए इसको ट्रीट किया जाता है। अगर इससे भी ना हो तो फिर अगले ऑप्शंस हेमरॉइड्स के लिए और भी बहुत सारे हैं, उसके लिए हम मज़ीद वीडियोज़ में भी बताते रहेंगे। फिर इसके बाद एक चीज़ है, जितना हार्ड स्टूल पास होगा उतना ही वो जो है पखाने वाली जगह को ज़ख़म कर सकता है, पखाने वाली जगह के अंदर, उसके अंदर कट लगा सकता है। इसको फिशर कहते हैं। ये बहुत पेनफुल कंडीशन होती है। स्टूल पास करते हुए दर्द होती है, स्टूल पास करने के बाद भी दर्द होती है, और एक स्ट्रीक सी ब्लड की जो है वो पखाने के साथ लाजमी नज़र आती है इसमें। तो फिशर की ये वाली अलामत हैं, और ये भी कब्ज़ की वजह से हो सकता है। बहुत सारे लोग इससे मुतासिर होते हैं और उनकी डेली की जो रूटीन है वो भी ख़राब होती है। कब्ज़ में एक और मसला बहुत ज़्यादा होता है, वो है पेट का दर्द। कई लोगों को जैसे ही हार्ड स्टूल थोड़ा सा मूव करता है, पीछे गैस रिटेन होती है, डिस्टेंशन होती है, इंटेस्टाइन फूलती है, तो उसकी वजह से भी पेन कुछ लोगों को रहता है, कुछ लोगों को डिस्कम्फर्ट रहता है, फुलनेस रहती है। तो इससे उनके सारे दिन की एक्टिविटी जो है वो ख़राब रहती है, उससे मसाइल जो है स्टार्ट हो जाते होते हैं। बहुत सारे लोग जो है उनमें गैस का खराज तो होता रहता है, लेकिन स्टूल उस तरह से पास नहीं होता। तो ये भी एक डिस्कम्फर्ट का जो है वो मौजब बनता है कि पेशेंट बहुत ज़्यादा जो है वो ज़्यादा इससे परेशान रहते हैं, अपने डेली एक्टिविटीज़ पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते और डिप्रेशन में जाना शुरू हो जाते हैं। ये एक फैक्टर है, इसको इतना एड्रेस नहीं किया जाता हमारी सोसाइटी में कॉन्स्टिपेशन को लेके। तो इन सब अवामिल को मद्देनज़र रखना चाहिए, और जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, जैसे कि जो डेंजर साइन है जिसको हम कह सकते हैं, खाने में खून आना, खून की कमी होना, कभी मोशन बहुत ज़्यादा लग जाना और कभी कब्ज़ रहना, और इसके अलावा कब्ज़ बहुत ज़्यादा पुरानी हो जाना, इस उम्र आपकी अगर 50-55 साल से ज़्यादा है, तो ये सारी चीज़ें इंडिकेट करती हैं कि आप इसको लाजमी जो है वो रूल आउट करें और अपने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से रब्ता करें।